ये डायग्राम आपके बाईफिलर सस्पेंशन अरेंजमेंट को दिखाता है। द्वितंतु निलंबन निकाय है। ठीक है। अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे कि ये द्वितंतु निलंबन निकाय या द्वितंतु दोलन क्या है, तो उसकी परिभाषा कैसे लिखें, तो ऐसे लिखेंगे। देखिए, ये जो डायग्राम का ये वाला हिस्सा है, ये मान लेते हैं एक रॉड है। कौन सा रॉड है? ए बी रॉड है। कैसा रॉड है? ओ सेंटर वाला और 2D डिस्टेंस वाला एक रॉड है। मतलब इसकी टोटल लंबाई 2D है। टोटल मतलब ये मत समझना कि अब मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, मैं आपको अभी ए से बी तक के बारे में बता रहा हूं। क्लियर है? ए से बी तक के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। तो यहां से ये 2D हुआ, यहां से लेकर के यहां तक 2D है। ये रॉड है, ए बी सेंटर ओ है, और यहां से यहां तक कितना है? 2D है। ए से बी तक 2D लेंथ है। क्लियर हुआ? और इसे एक रिजिड सपोर्ट से दो स्ट्रिंग सी ए और डीबी को यूज करके इस तरीके से लटका दिया गया है। और दोनों स्ट्रिंग की लंबाई कितनी? एल है। और ये दोनों स्ट्रिंग इस सेंटर ओ से सेम डिस्टेंस पर है। मतलब यहां से यहां तक डी और यहां से यहां तक भी डी है। क्लियर हुआ? और ये आपका जो रॉड है ना, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस अरेंजमेंट को द्वितंतु निलंबन निकाय कहते हैं। बाइफिलर सस्पेंशन अरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको हम लोग लिख लेते हैं ताकि एक डेफिनेशन हमारे पास, परिभाषा हमारे पास आ जाए। ठीक है। इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना, अभी समझना बस है। समझ गए? लिखते हैं। चलिए, कैसे लिखेंगे ये बता दीजिए आप। कि एक रॉड लिया है हमने, जिसे दो समान, एक चीज ध्यान रखना, दो एक जैसे वर्टिकल, फ्लेक्सिबल और इनइलास्टिक धागों से लटकाया गया है। क्लियर है? दो दो लचीले और अप्रत्यास्थ, फ्लेक्सिबल और इनइलास्टिक धागों से, थ्रेड से लटका दिया गया है। और अगर लटका दिया जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनेगी, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट बनेगा, वो बाइफिलर सस्पेंशन अरेंजमेंट है, बाइफिलर निलंबन निकाय है। ये हो गया डेफिनेशन। दूसरा, जो काम हमने किया, क्या काम हमने किया? हमने एक रॉड लिया ए बी, मास लिया एम, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ लिया है, इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है। दो धागे लिए हैं जिनकी लंबाई कितनी है? एल है, सी ए और डी बी, जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ से सेम डिस्टेंस पर है। इसको भी लिख दिया। इसको लिखने के बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, अभी जो बताए वो कुछ और जो बनवा रहे हैं वो कुछ और है। क्यों भाई? थोड़ा सा वेट करिए आप, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। यहां देखिए, अगर आप अपने उस डायग्राम से कंपेयर करें तो एक रिजिड सपोर्ट, दो फ्लेक्सिबल और इनलास्टिक थ्रेड जो कि सेम लेंथ पे हैं, एक रॉड ए बी जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओ है, जिसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, सब दिखा। यहां क्या हुआ है, इस रॉड ए बी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया। मतलब बी से बी डेस और ए से ए डेस पे ले आए हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो रस्सी है वो भी अपनी स्थिति बदल देगी। मतलब यहां जो ये डीबी था वो डीबी डेस हो जाएगा, और सी ए था वो सी ए डेस हो जाएगा। कितने एंगल का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा इसमें? फाई का। इसमें कितने का दिख रहा है? थीटा का। आया समझ में? नहीं आया? कोई बात नहीं, पहले इसको लिख तो लो आप कि थीटा एंगल का विस्थापन हम लोग लाए हैं। ठीक है।
इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा विस्थापन ला दिया है। क्यों लाए? ताकि ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर सके। लिखा? डरो नहीं, मैं इसको डायग्राम को समझा रहा हूं कि ये इजी वाला डायग्राम एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम में कैसे चेंज हो गया है, लेकिन डायग्राम ये ड्रॉ करेंगे आप। ठीक, ये आपके बाइफिलर सस्पेंशन अरेंजमेंट का साइड व्यू है। साइड से देखिए, मेन रॉड आप इसको मान लीजिए, ये आपका मेन रॉड मान लेते हैं इसको, और ये जो रॉड था पहले ए बी से लटका हुआ था, इसको थीटा एंगल पे जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया, अब ध्यान दीजिए, थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किए, पहले रस्सी की स्थिति कैसी थी? ये वाली, दिखा? अब ये कैसा हो गया थीटा एंगल पे लाने के बाद? ऐसा हो गया है। ठीक, कितने एंगल का डिस्प्लेसमेंट आया इसमें? तो आपने कहा फाई एंगल का डिस्प्लेसमेंट आया। क्लियर है? ये फाई एंगल का डिस्प्लेसमेंट आया। यहां देखिए, अब पहले रॉड इधर से इधर तक आ गया, मतलब अपने पोजीशन को यहां बी लिया था, बी से कहां पे पहुंच गया है? बी डेस पे। रस्सी यहां से यहां खिसक गई है फाई एंगल पे, एकदम क्लियर। और ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन बी था, और बी से खिसक करके ये बी डेस हो गया है। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? ये थीटा एंगल बना। अब आपके इस स्ट्रिंग में इसके वेट के कारण एक टेंशन बना। भाई वेट नीचे की ओर काम कर रहा है, आपके रॉड का वेट नीचे की ओर, तो आपके स्ट्रिंग में टी तनाव आएगा कि नहीं? टी टेंशन क्रिएट हो गया ना। अब ये जो टी टेंशन है, ये जो टी टेंशन है, उसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इसके दो घटकों में वियोजित कर देंगे। कैसे? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहां जितना एंगल बनेगा, अगर ये एंगल फाई है तो आप बोलेंगे यहां का एंगल भी फाई बनेगा। क्लियर है? तो इस टी के टू कंपोनेंट होंगे। यहां एंगल बना मतलब ये आधार वाला है, ये बेस वाला है ना, और बेस के लिए क्या होगा? अगर ये हाइपोटेनियस है तो अगर इसको बेस निकालना चाहें हम लोग तो कॉस के टर्म पे आएगा, कॉस के टर्म पे आएगा, और ये इसका क्या होगा? लंब होगा, तो ये किसके टर्म पे आएगा? साइन के। मतलब इस टी के दो कंपोनेंट बना रहे हैं आप। घटकों में वियोजित करना तो सीख चुके थे ना हम लोग। तो यहां एंगल बन रहा है, तो इसके हिसाब से, इसके हिसाब से पहले आप इस चीज को लिख लीजिए कि ये थीटा एंगल है और ये फाई एंगल है। इसको आप फिर लिखेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। कैसे? देखिए, यहां टी साइन फाई आया, इस टी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इधर बी डेस से, इसको मैं बी कह देता हूं, बी डेस से बी की ओर टी साइन फाई। दूसरा कंपोनेंट ऊपर की ओर, दूसरा कंपोनेंट ऊपर की ओर। क्लियर हुआ? सेम प्रोसेस इसके लिए भी। ये देखिए, ये यहां पे बन गया है ये ए डेस, पहला पोजीशन क्या था? ए का था, तो यहां भी स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा? पहले स्ट्रिंग ये वाला था, ये वाला देखिए, ये वाला। अब ये स्ट्रिंग कौन सा वाला बन गया है? ये वाला बन गया है। इसमें भी टेंशन कितने का होगा? टी का होगा। किधर काम करेगा? ऊपर की ओर काम करेगा। तो यहां भी इसके दो घटक होंगे, तो इधर के लिए क्या लिखेंगे आप? टी साइन फाई। ऊपर के लिए क्या लिखेंगे आप? टी कॉस फाई। क्या समझे आप? समझ में क्या आया आपको? आपने ये देखा कि ये जो टी कॉस फाई पहले स्ट्रिंग पे और टी कॉस फाई दूसरे स्ट्रिंग पे, मतलब टी कॉस फाई डीबी डेस में और टी कॉस फाई सी ए डेस में ऊपर की ओर काम कर रहे हैं। मतलब रॉड के वेट को ये बैलेंस करेंगे। क्यों? ऊपर की ओर टोटल फोर्स इस सिस्टम में टी कॉस फाई यानी 2t कॉस फाई। नीचे की ओर टोटल फोर्स इसमें कितना? mg। तो ऊपर की ओर का फोर्स नीचे की ओर के फोर्स को अगर बैलेंस करेगा तो 2t cos phi इक्वल्स टू mg लिखेंगे। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। क्लियर है? अब अगर मैं ये कहता हूं कि चूंकि फाई की वैल्यू बहुत कम है, फाई का वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है मतलब
जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना लेते हैं आप? 1 लेते हैं। एक काम करिए, कॉस फाइव की जगह 1 कर दीजिए और 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो t की वैल्यू आपके पास mg/2 आना है। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन वाला ही पार्ट है कि ऊपर की ओर का टोटल फोर्स नीचे की ओर के टोटल फोर्स के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम के केस में, साम्यावस्था की स्थिति में। क्लियर है? आगे देखिए, इसी डायग्राम से चूंकि एंगल, कोण बराबर क्या बोलते हैं आप? आर्क बाई रेडियस। कोण की वैल्यू कितना बोलते हैं आप? चाप बटे त्रिज्या। कोण का मान चाप बटे त्रिज्या है। इस हिसाब से ध्यान दीजिए, दो कोण बना सकते हैं आप। ये ओ वाला पॉइंट है, ये ओ है ना, ये देखिए यहां से यहां तक कितना त्रिज्या लिया आपने? डी। डी कहां से आया भाई? रॉड का टोटल डिस्टेंस 2d लिया था ना, तो ओ बी डेस और ओ ए डेस डी और डी के नहीं होंगे जी? होंगे ना। तो यहां से यहां तक, ये बी से लेकर के बी डेस तक, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आपको साइड व्यू दिखाने के लिए और ये डाउट क्लियर करने के लिए कि वहां बाइफिलर अरेंजमेंट को बताए कुछ और थे, डायग्राम कुछ और बना दिए थे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि वो डायग्राम मैं आपसे क्यों बनवा रहा हूं। अभी तो क्लियर हो गया ना कि वो डायग्राम आप क्यों बनाएंगे। अब ऐसा साइड व्यू तो आप दिखा नहीं सकते, तो डायग्राम वही बनाएंगे, समझेंगे आप इसको। अब ये रेडियस कितने का हुआ? डी का। सेंटर कितने का हुआ? ओ का। एंगल कितने का है? थीटा का। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब चलिए एक और देखिए, ये बी डेस बी और सीधा अगर ऊपर जाए, ये देखिए ऊपर गए, तो एल लेंथ का एक रेडियस बना, आर्क बना बी बी डेस का, और एंगल बना दिया फाई का। तो फिर से वही फाई एंगल आर्क बाई रेडियस के इक्वल होगा, मतलब थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और फाई की भी वैल्यू निकालेंगे। देखिए फाई का वैल्यू कितना होगा? बी बी डेस बाई एल। यहां फाई बना है ना भाई, ये वाला एंगल फाई है। क्लियर है? तो बी बी डेस बाई एल, त्रिज्या का मान, इस रस्सी का लेंथ कितना लिया है आपने? एल। शुरू में ही बता दिया था मैं कि ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, उसका लेंथ एल है, तो बी बी डेस बाई एल आया। क्लियर है? चलिए अब थीटा निकाल के देखते हैं। यहां से थीटा निकालेंगे तो फिर से एंगल आर्क बीबी डेस बाई रेडियस, बीबी डेस बाई रेडियस, बीबी डेस की वैल्यू थीटा डी को यहां रख देंगे, तो फाई की वैल्यू थीटा डी बाई एल निकल आएगा। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप ये मान के चलिए कि आपका कैलकुलेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, आप इसको नोट कर लिए हैं ना? पहला वाला जो हिस्सा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था बाइफिलर अरेंजमेंट वाला, उसको आपने लिखा। लिखने के बाद जब मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया तो आपका डाउट ये आया था कि समझे कुछ और हैं, ड्रॉ कुछ और कर रहे हैं। तो मैं इस साइड व्यू से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं कि आप वो डायग्राम क्यों बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको लिख देंगे। क्यों लिखेंगे इसको? भाई थीटा और फाई एंगल कहां से आया बताना पड़ेगा ना। ये तो मैं अभी आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन करके बता दिया कि डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपको क्लियर है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, एक फोर्स इधर लग रहा, दूसरा फोर्स इधर लगेगा। कितना? दोनों के दोनों टी साइन फाई। दो इक्वल और अपोजिट और पैरेलल फोर्स, इसको कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं आप। ऐसे बल जो एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के विपरीत हो, और जिनकी टेंडेंसी इस रॉड को अपने इस प्रारंभिक स्थिति में लाने की हो, तो ये दोनों क्या बनाते हैं? बल युग्म। बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? टॉर्क कैसे निकालते हो आप? टॉर्क कोई एक फोर्स और उनके मिडिल का डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है? रॉड का लेंथ 2d। फोर्स कितना लग रहा है? t sin फाई। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? प्रत्यानन बल युग्म आघूर्ण
मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क टी साइन फाई टू डी। चूंकि फाई की वैल्यू बहुत कम है इसलिए साइन फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा, आपको मिलेगा 2t φd। क्लियर है? इसके बाद आपको तो क्लियर हो गया ना कि फाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ये देखिए फाई की वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए, तो ये बनेगा 2। टी की वैल्यू कितना? टी की वैल्यू ये देखिए mg/2 आपने निकाला है। ऊपर की ओर का फोर्स नीचे की ओर के टोटल फोर्स के इक्वल है, उसके हिसाब से t इक्वल टू mg/2 रख दीजिए। फाई की वैल्यू आपने निकाला है थीटा d/l रख दीजिए। इसको अगर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा mg थीटा d इंटू डी डी स्क्वायर बाई एल। इसको अरेंज कर दीजिए mg डी स्क्वायर बाई एल इंटू थीटा। यहां तक आपको सब क्लियर है। और अगर ये क्लियर है तो आप ये मान के चलिए कि बाइफिलर ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया है ना। सवाल अब ये आ रहा होगा कि इसको लिखें कैसे, हम लोग नोट्स कैसे बनाएं इसका। तो इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए आपने इसको लिखा, थीटा एंगल पे डिस्प्लेसमेंट ला देंगे तो यहाँ फाई एंगल पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करने लगेगा। क्लियर हुआ? इसको लिखने के बाद आप ये बताएंगे, क्या बताएंगे कि हम लोग ये जो टेंशन टी है उसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक टी कॉस फाई ऊपर की ओर और एक टी साइन फाई बीबी डैश और ए डैश के डायरेक्शन में। फिर यहां लिखिएगा कि टी कॉस फाई वेट को इक्विलिब्रियम में लाएगा, बैलेंस करेगा। इस हिसाब से आप अपना वो पहला इक्वेशन को लिखेंगे, टी इक्वल टू mg/2 आएगा। ये आपको पहले से क्लियर हो चुका है, मैं ये मान लेता हूं। अब मैं आपको केवल लिखना सिखा रहा हूं। आगे गए तो आपने कहा कि फाई की वैल्यू अगर बहुत कम है तो कॉस फाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। कॉस फाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा और 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस फाई की जगह 1, 2 को ट्रांसफर किया तो आपको ये इक्वेशन नंबर 1 मिला। इसके बाद आपने क्या निकाला था? एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हम जानते हैं, पहले से जानते हैं। तो यहां दो एंगल दिख रहे हैं आपको, फाई और थीटा। तो आपने फाई और थीटा निकाला था इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए कि फाई इज इक्वल टू बी बी डैश बाई एल होगा। फाई की वैल्यू बी बी डैश बाई एल होगा। क्लियर है? उसके बाद बी बी डैश बाई एल आ गया। थीटा की वैल्यू कितना? बी बी डैश बाई डी। थीटा की वैल्यू बी बी डैश बाई डी निकाले थे हम लोग, तो बी बी डैश इक्वल टू थीटा डी। लिखा ना। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर देखें, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 है, इन दोनों को अगर देखें तो फाई की वैल्यू थीटा डी बाई एल है। ठीक है, फाई की वैल्यू थीटा डी बाई एल है। यहां इक्वेशन 3 कर दीजिए इसको और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो फाई की वैल्यू थीटा डी बाई एल तक हम लोग लिख लिए। आगे और क्या लिखना है? आगे हम लोग को टॉर्क भी तो निकालना है, उसको भी लिखना बाकी है अभी। चलिए लिखते हैं। अब आपने ये भी कहा था कि ए डैश और बी डैश के डायरेक्शन में टी साइन फाई काम करेगा, जो इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और जिनकी टेंडेंसी इसको अपने प्रारंभिक स्थिति में लाने की होगी। और इन दोनों को अगर लेते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने प्रत्यानन आघूर्ण निकाला था, रीस्टोरिंग टॉर्क निकाला था, रीस्टोरिंग कपल निकाला था। तो इसको आपने कहा था 2 साइन फाई कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनके मिडिल का डिस्टेंस। चूंकि फाई का वैल्यू बहुत कम है इसलिए साइन फाई की जगह आपने कहा था फाई रख देंगे, तो 2t φd हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिए, फाई की वैल्यू बहुत कम है और अगर बहुत कम है तो साइन फाई की जगह फाई लेना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आपने एक कैलकुलेशन और किया था वही समझते समझते ही कि भाई इसमें टी और फाई की वैल्यू रख देते हैं ना। टी और फाई की अगर वैल्यू रख दें तो टी का वैल्यू mg/2, फाई का वैल्यू थीटा डी बाई एल। क्लियर है ना? तो 2 और 2 कैंसिल, mg डी स्क्वायर एल बाई थीटा। यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं, यहां तक आप समझ चुके हैं। अब एक काम ये करते हैं
कि हम लोग टॉर्क की वैल्यू कितना बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण हमारे हिसाब से कितना होता है, हमारे हिसाब से होता है ये आई अल्फा, अल्फा आई तो जानते हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण है। अल्फा कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा को कितना लिखते हैं आप, d2 थीटा बाई dt2। क्लियर है? तो आई और अल्फा इसको बता दीजिए। आई क्या है भाई, आई जड़त्वाघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है भाई, ये इसका कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। बता दिया। अब ये वाला टॉर्क रीस्टोरिंग है जो इसको अप्लाई करने से प्रोड्यूस हुआ है। आपने थीटा एंगल लाए थे ना, थीटा एंगल लाए थे मतलब टॉर्क अप्लाई किए थे घूर्णन करवाने के लिए, टॉर्क लगाए थे ना, जड़त्वाघूर्ण लगाए थे ना, टॉर्क लगाए थे ना, बल आघूर्ण अप्लाई किया था ना आपने। तो बल आघूर्ण जो आप लगा रहे हैं और ये जो आ रहा है, ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। इक्वल के लिए तो इक्वल कर दिया, अपोजिट के लिए माइनस लगा दीजिए। तो आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 पे जाइए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ये। देखिए, अगर हम लोग आई को ट्रांसफर कर दें इधर, तो d2 थीटा बाई dt2 इक्वल्स टू माइनस एम जी डी स्क्वायर बाई आई एल इंटू थीटा हो जाएगा। और फिर इसको माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। याद आया? और ये है ओमेगा स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू। कैसे, इसको लिखिए, ये इक्वेशन 7। आगे गए, ये इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, बहुत पहले से जानते हैं। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एम जी डी स्क्वायर बाई आई एल। ओमेगा निकालें तो रूट अंडर एम जी डी स्क्वायर बाई आई एल। ए स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे तो स्क्वायर रूट नहीं हो जाएगा जी। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, आपको न्यू चाहिए तो 2 पाई को ट्रांसफर कर दो। 2 पाई न्यू में से 2 पाई को ट्रांसफर किए तो 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एम जी डी स्क्वायर बाई आई एल आया। टाइम पीरियड निकालना है तो इसका उल्टा, उल्टा मतलब देखिए 1 बाई 2 पाई की जगह 2 पाई, यहां डी स्क्वायर था, रूट से बाहर निकलता ये, तो ये डी होना था इसको, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बाई डी। यहां देखिए एम जी बाई आई एल होता, इसको क्या लिखेंगे आप, आई एल बाई एम जी। ये निकाल दिया आपने टाइम पीरियड का वैल्यू बाइपोलर ऑक्सीलेशन के लिए। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, तो ये फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस आई की वैल्यू को मैं एम के स्क्वायर मान लूं, एम क्या है, आपके रॉड का मास है, के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, घूर्णन त्रिज्या है, तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, 2 पाई 1 बाई डी, आई की जगह एम के स्क्वायर एल बाई एम जी। तो ये वाला एम ये वाले एम को कैंसिल करेगा और के स्क्वायर बाहर निकल के के हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 पाई के बाई डी रूट अंडर एल बाई जी। क्लियर है? दिस इक्वेशन gives the time period of bipolar oscillation having parallel threads। ये जो समीकरण है वो द्वितंतु निकाय के आवर्तकाल का सूत्र है। समझ में आया? ठीक है।